हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको, देन जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे व्हाट इज जीएसटी। एक सेकंड रुकेगा, ये पेन क्यों नहीं चलता। हाँ जी, व्हाट इज जीएसटी एंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी सर। तो जीएसटी का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज जीएसटी। तो हमने इसमें पढ़ा था कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो अल्कोहल लिकर को छोड़कर जो भी आइटम बचती है, गुड्स एंड सर्विसेज बचती है, वो जीएसटी में कवर हो जाती है सर। तो मैंने आपको इसमें दिखाया था कि गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी थिंग्स दैट पीपल मेक और ग्रो टू सेल। ऐसी थिंग जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसको हम गुड्स बोलते हैं। एंड सर्विस का मतलब क्या होता है, व्हेन पीपल परफॉर्म सम जॉब्स फॉर अदर्स दीज जॉब्स आर कॉल्ड सर्विसेज। तो इसको हम बोलते हैं सर्विसेज। ये जेन्युइन डेफिनेशन नहीं है जो जीएसटी की है। जीएसटी में जो अपनी गुड्स है, जो सर्विस है, उसकी खुद की डेफिनेशन है जीएसटी की, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि गुड्स का मतलब ये होता है सर, एंड सर्विस का मतलब ये होता है जी। ठीक है, देन हमने क्लास में देखा था कि मेरा एक फ्रेंड है जो गुजरात में रहता है। अभी वो +2 में क्लियर करके उसका क्लियर हुआ है, अच्छे मार्क्स आए उसके। तो उसने पार्टी करी, उसने केसर पिस्ता कुल्फी मंगाई थी, पाव भाजी मंगाई थी। बट उसने मुझसे पूछा था कि जो जीएसटी इसमें 2 पार्ट क्यों हो गए। तो मैंने आपको समझाया था कि उसको समझाया था कि जो जीएसटी है वो एक ही है, बट जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है जीएसटी कॉन्सेप्ट, वो ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों में रिवेन्यू को बांटना होता है, जीएसटी रिवेन्यू को। दैट्स वाई जब इंट्रा स्टेट सेल होती है तो एक पार्ट होता है उसका एसजीएसटी और एक पार्ट होता है उसका सीजीएसटी सर। ठीक है जी। देन जब भी कोई इंटर स्टेट सेल होती है तब वहां पर ना ही सीजीएसटी लगता है ना ही एसजीएसटी लगता है, तो दोनों कंबाइन लगता है। उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब आईजीएसटी सर। तो उसका एक पोर्शन जो है वो रख लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा पोर्शन उसका सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है ऐसे स्टेट को जहां पर उसका कंजम्पशन हो रहा है उस आइटम का, जहां पर डेस्टिनेशन है उस आइटम का। ठीक है जी। मेरे फ्रेंड रहता है गुजरात में, उसने लैपटॉप मंगवाए थे मुंबई से। तो लैपटॉप जो कंज्यूम हुए हैं वो गुजरात में कंज्यूम हुए हैं, तो डेस्टिनेशन स्टेट कौन सा होगा, गुजरात। तो एक पोर्शन उसका जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक पोर्शन जाएगा उसका गुजरात की गवर्नमेंट को। ठीक है सर। तो यहां पर चार्ज हुआ आईजीएसटी। देन मैंने आपको बताया था कि पूरे इंडिया में कहीं भी सेल हो रही हो, किसी भी स्टेट में सेल हो रही हो, किसी भी यूटी में सेल हो रही हो, तो वहां पर लगेगा सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी सर। पूरे इंडिया में कहीं 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 पर भी सेल हो रही हो, ठीक है जी, कहीं पर भी सेल हो रही हो तो क्या लगेगा, सीजीएसटी। बट प्लस वहां पे साथ में क्या लगेगा, स्टेट जीएसटी। जिस भी स्टेट में सेल हो रही है, साथ में अगर पंजाब में सेल हो रही है तो पंजाब का लगेगा, हरियाणा का लगेगा हरियाणा का लगेगा, राजस्थान का लगेगा, गुजरात में गुजरात का लगेगा, या यूटी है तो यूटी का लगेगा सर। ठीक है जी। तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, विद इन स्टेट या विद इन यूटी सेल हो रही है, बट बिटवीन 2 यूटी, बिटवीन 2 स्टेट, बिटवीन 1 यूटी एंड 1 स्टेट अगर सेल हो रही है, मतलब इंटर स्टेट सेल हो रही है, तो वहां पर लगता है हमारा इंटर स्टेट जीएसटी, मतलब आईजीएसटी, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी सर। तो इसका एक पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेती है और एक पोर्शन जो डेस्टिनेशन वाला स्टेट होता है उसको दे देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है सीजीएसटी एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है एचजीएसटी, और इंटर स्टेट में लगाते हैं आईजीएसटी। देखिएगा, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, गोज टू सेंट्रल एंड डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट। चलेगा, इसको रीड कर लेते हैं फटाफट एक बार। सो इंडिया में लाया गया ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी which is imposed by the central and state, and now central has power to tax intra state। पहले सेंट्रल पास पावर नहीं थी इंट्रा पर, स्टेट पर सेल पर टैक्स लगा सके, बट अब उसके बाद जीएसटी आने के बाद सेंट्रल के पास भी पावर आ गई है दोस्तों। एंड जो स्टेट के पास पहले पावर नहीं थी कि वो सर्विसेज पर टैक्स लगा सके, बट जीएसटी आने के बाद जो स्टेट है उनके पास पावर आ गई है कि वो सर्विस पर भी टैक्स लगा सकते हैं। मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक पोर्शन जाएगा स्टेट के पास और एक पोर्शन जाएगा सेंट्रल के पास। एंड जीएसटी एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया सर। एंड सीजीएसटी लेवी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एचजीएसटी लेवी करता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी गवर्नमेंट।
ऐसी यूटी जिसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, लाइक दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। एंड यूटी में क्या लेवी होगा, वहां पर लेवी होगा यूटी जीएसटी प्लस सीजीएसटी। सो यूटी की जो कौन लेवी करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, पर इसको हम यूज करेंगे उस यूटी के बेनिफिट के लिए सर। एंड इन द स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे हम लगाएंगे आईजीएसटी। ठीक है जी। एंड आईजीएसटी इज अप्रोक्सीमेटली इज सम टोटल ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। ठीक है सर। देन हमने देखी थी डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है, क्योंकि हमने यहां पर देखा था कि जो पर्सन जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, एडिशनल टैक्स खाली उसको वही पे करना पड़ रहा है, ना कि पूरे पे दोबारा टैक्स लग रहा है। जीएसटी के अंदर ना तो डबल टैक्सेशन होता है, ना ही टैक्स ऑन टैक्स होता है। जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं खाली उस पर टैक्स लगता है। इसने 110 की वैल्यू ऐड करी थी, इसने 10 की वैल्यू ऐड करी, इसने 10 की वैल्यू ऐड करी, तो उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो चार्ज किया गया था। और फाइनल के अंदर लास्ट में इस टैक्स की बर्डन किस पर आई, इस टैक्स की बर्डन आई कंज्यूमर पर। इसने पे किया 23.40 का टैक्स सर। तो उसमें बर्डन आती है अल्टीमेट कंज्यूमर पर। और कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, हर एक पर्सन को इसके क्रेडिट मिलते जाते हैं आगे आगे, जैसे से सेल करते जाएंगे आगे वाले पर्सन को इसके जो क्रेडिट है वो मिलते जाएंगे। और एलिमिनेटिंग ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता जीएसटी के अंदर, ना ही डबल टैक्सेशन होता है सर। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ सकते हैं व्हाट इज कांसेप्ट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, फिर आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ये 4 पॉइंट लिखने हैं। देन आपने लिखना है इसके अंदर जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स विल बी एक्रूड टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टेट या यूटी, जहां पर उसका कंजम्पशन हो रहा है, जहां पर उसका यूज हो रहा है, उस स्टेट को एक पार्ट जाता है आईजीएसटी का सर। ठीक है जी। ये एग्जांपल आपने लर्न नहीं करना, बस आपका अंडरस्टैंडिंग रहा, ताकि ऊपर वाले पॉइंट है आपको लर्न हो सके कि वैल्यू ऐड हो रही है, यहाँ पर डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा, इसमें आपको क्रेडिट मिल रहे हैं, और जो बर्डन जा रही है वो फाइनल कंज्यूमर पर जा रही है। इसको आपको लर्न करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर डाला हुआ, उसको आपने लर्न नहीं करना है। देन हमने देखा था बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी बेनिफिट क्या था, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, की पूरे नेशन के अंदर अब एक ही टैक्स लगता है सर। एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सर, तो मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एज कॉम्पिटिटिव इन नेशनल मार्केट। और पूरे कंट्री के अंदर चीजों का एक ही दाम रहेगा, जिससे चीजें क्या बनेगी, कॉम्पिटिटिव बनेगी पूरे नेशनल मार्केट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड कर लेना है। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, so the uniformity in laws, procedures, taxes across the countries makes doing business easier। तो पहले बहुत टैक्स हुआ करते थे, जिसे डिफिकल्टी हुआ करती थी उसको कंप्लायंस करने में, बट अब इजियर हो गया है। अब सिर्फ आपको एक टैक्स की कंप्लायंस करनी है, वो है जीएसटी। एंड आपकी आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो गई है। एंड मिटिगेटिंग ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग सर, ये कितनी बार हो चुका है कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता और डबल टैक्सेशन नहीं होता। एंड बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, आपको पता होगा आपके घर के आसपास जो शॉप है, किराना की शॉप है, उसको जीएसटी में रजिस्टर नहीं है सर। तो स्मॉल जो शॉपकीपर्स है उनको बेनिफिट दिया गया है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख की जो लिमिट से दे रखी है, हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो स्मॉल शॉपकीपर्स है उनको बेनिफिट मिला हुआ कि उनको अभी इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उनकी कॉस्ट नहीं आ जाएगी, इतना वो अर्न नहीं करते इतनी उनको कंप्लायंस की कॉस्ट बन जाएगी। दैट्स वाई जो जीएसटी से उनको एक तरह का मतलब उन्हें बेनिफिट दिया गया है कि अभी उनको इसमें रजिस्टर नहीं होना। ठीक है जी। देन जीएसटी सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जो हमने अब तक पढ़ा था उसके बारे में आपने लिखना है कि एक बिल्कुल सिंपल टैक्स है, इसमें जो हमारे टैक्सेस है वो रिड्यूस हो चुके हैं, सारे टैक्सेस में कंज्यूम हो चुके हैं, और आपका जो बिजनेस है वो इजी हो गया है। एंड कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, की पूरे कंट्री के अंदर जो गुड्स है जो सर्विस है उसकी डेफिनेशन एक ही है सर, ये गुड्स है ये सर्विसेज है। जीएसटी सब कुछ क्लियर कर दिया है। 28 स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर, और 3 ऐसी यूटी है जिसका खुद का लेजिस्लेचर है, जिसकी खुद की गवर्नमेंट है, लाइक दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। तो यहाँ पर चार्ज होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। बट 5 यूटीज ऐसी है जहां पर उसकी खुद की गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका खुद का शासन वहां पर चलता है, तो उसको हम बोलेंगे यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। तो वहां पर हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाईज। तो ये कौन से ऐसे 5 यूटीज है, ये है भाई अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव एंड चंडीगढ़। ऑल डीसी सब, ऑल डीसी। ए से अंडमान निकोबार, एल से लक्षद्वीप एंड एल से लद्दाख, डी से दादर नगर हवेली एंड दमन दीव एंड सी से चंडीगढ़। तो आपने इसको लर्न कर लेना है ऑल डीसी से। ठीक है सर, ऑल डीसी। देन हमने देखा था कि
कुछ ऐसे शॉपकीपर्स है, ऐसे बिजनेसमैन है जिनको 10-20 लाख 40 लाख से टर्नओवर कम है, तो इसमें रजिस्टर होने की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है, उन्हें बेनिफिट दिया गया है ऐसे। एंड कंपोजिशन स्कीम कि ऐसे पर्सन जिनका टर्नओवर कम है, 150 लाख है या 75 लाख है, तो वो कंप्लायंस नहीं करना चाहते, तो उनको ऑप्शन दिया गया है कि 1% का टैक्स पे करे अपनी पॉकेट से और सारे कंप्लायंस से वो मुक्ति पा ले। तो डिटेल में हम चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम कवर करेंगे। एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं चैप्टर के अंदर, इसको आपने यहाँ पे लर्न नहीं करना, या जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आगे आने वाले चैप्टर के अंदर ये चीजें कवर होने वाली है सर। ठीक है सर। देन जीएसटी में से बहुत से ऐसे आइटम है जिसमें से जो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखी है सर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप सब सभी जो क्रेडिट है आपको मिल जाते हैं, उसका फ्री एक फ्लो आता है क्रेडिट का हमारे जीएसटी के अंदर से। ठीक है, आप इसके ऊपर गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सर। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है कि आपको जो आईटीसी मिलते हैं, आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते हैं, उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, उसको आप कैसे बैलेंस करोगे सर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सेल करी, आपने इंटर स्टेट सेल करी, आपने आईजीएसटी पे करना है 10,000 रुपीज का सर, और आपके पास बैलेंस पड़े हुए हैं सीजीएसटी के। आपने बाय तो किया था इंट्रा, तो आप आगे सेल कर रहे हो उसको इंटर स्टेट सेल, तो आपको पास बैलेंस पड़े हुए हैं एचजीएसटी के एंड सीजीएसटी के, क्योंकि आपने उस पर सीजीएसटी एंड एचजीएसटी पे किया होगा। बट अब आगे आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, तो आपको उस पर पे करना होगा अब आईजीएसटी सर। तो कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे, कैसे हम सेट ऑफ करेंगे कि जो हमारे क्रेडिट है वो सीजीएसटी हम जो आईजीएसटी उसके हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहले जो क्रेडिट हम कौन सी यूज करेंगे, हम आईजीएसटी यूज करेंगे, हम सीजीएसटी यूज करेंगे, हम एचजीएसटी यूज करेंगे। पहले हम कौन से जो क्रेडिट है उसको यूज करेंगे और कैसे इसको हम बैलेंस बनाएंगे सर। चलिएगा इसको हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे आईजीएसटी सर। मैंने आपको बताया था कि जो आईजीएसटी है वो गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है क्योंकि दोनों का है, ये सेंट्रल का भी है और ये स्टेट का भी है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना हिसाब किताब करना होगा, जो सेटअप देना होगा क्रेडिट का, तो गवर्नमेंट ने बनाया आईजीएसटी ताकि दोनों का बैलेंस हो सके। इसको हम यूज करेंगे लेन देन के लिए। तो सबसे पहले आपने यूज करना है आईजीएसटी क्रेडिट। तो फर्स्टली आईजीएसटी क्रेडिट नीड टू बी यूटिलाइज कंप्लीटली। आपके पास सीजीएसटी क्रेडिट भी पड़ा है, आपके पास आईजीएसटी का भी पड़ा है, आपके पास एचजीएसटी का पड़ा है। तो सबसे पहले आपने यूज करना है आईजीएसटी का क्रेडिट। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपने सबसे पहले यूज करना है आईजीएसटी का क्रेडिट हमेशा। ठीक है सर, आपके पास माइंड में बात सेट होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने बनाया ही इसलिए ये। तो सबसे पहले आप यूज करोगे आईजीएसटी क्रेडिट फॉर बट, तो आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शुड बी यूज फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी का आप यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी सर। सबसे पहले आप यूज करोगे आईजीएसटी का पेमेंट के लिए आईजीएसटी को सर। देन आपने पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपने पूरा खत्म करना है सर। आपने जो आईजीएसटी है उसको पूरा खत्म करना है, उसके बाद ही जो सीजीएसटी और एचजीएसटी है आपने उस पर जाना है। आपने जो आईजीएसटी क्रेडिट है उसको कंप्लीटली खत्म करना है, सबसे पहले आपने उसको यूज करना है। तो जो आईजीएसटी क्रेडिट है उसको आपने पहले खत्म करना है और सबसे पहले आपने यूज करना है उसको आईजीएसटी के लिए यूज करना है आपने। देन उसके बाद अगर बचता है तो आपने उसका यूज करना है फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी इन वट एवर प्रोपोर्शन यू लाइक। चाहे इसको कंप्लीट आप यूज कर लो सीजीएसटी के लिए, या आप कंप्लीट उसको यूज कर लो एसजीएसटी के लिए, या उसको बराबर यूज कर लो, या 20% इसके लिए 80% इसके लिए, जैसे आपका मन करे आप यूज कर सकते हो। पहले आपने कंप्लीट खत्म करना है आईजीएसटी को, और आईजीएसटी को पहले यूज करना है फॉर आईजीएसटी। अगर वो बचता है देन आपने उसको यूज करना है फॉर सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी इन वट एवर प्रोपोर्शन यू लाइक। ओके, तो हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट हमारा आईजीएसटी आईएसटी के लिए, देन आईजीएसटी फॉर सीजीएसटी और एचजीएसटी इन वट एवर प्रोपोर्शन यू लाइक। देन आप यूज करोगे सीजीएसटी का सीजीएसटी के लिए, देन आप यूज करोगे एसजीएसटी का 4 नंबर पर एसजीएसटी के लिए। देन अब बारी आती है सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूज करना फॉर आईजीएसटी। तो हमारा लॉ कहता है एचजीएसटी एंड यूटीजीएसटी क्रेडिट can be used to adjust IGST liability only when CGST credit has been fully utilized। तो हमारे जो SGST की क्रेडिट है उसको हम यूज करेंगे IGST के लिए only when जब हमारे SGST के CGST क्रेडिट खत्म हो चुके होंगे। तो मतलब हमने पहले जो CGST क्रेडिट है उसको यूज करना है IGST के लिए 5th नंबर पे। देन अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो हम IGST क्रेडिट को हम यूज कर सकते हैं सर।
ठीक है जी, आपको दोबारा समझाऊंगा, मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। और ये क्या है कि जो हमारा चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसमें कवर होता है, वो हमारा लास्ट चैप्टर है और मैंने इसको आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कवर कर दिया है, ताकि ये आपके लिए पुरानी चीज बन जाए, आपके लिए नया ना रहे। तो आप इसको पहले चैप्टर में पढ़ लोगे, तब तक आपके लिए नया नहीं रहेगा और उसको टाइम आपको समझने में आसानी होगी। दैट्स वाई मैंने इसको आपके पहले चैप्टर में कवर कर दिया। जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगा सर, ठीक है जी, तो आपका और पक्का हो जाएगा। ये एक बार समझ लीजिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो भी अच्छी बात है, ताकि आप अभी स्टार्टिंग में है आपको जीएसटी के, तो इतनी बात समझ में आती है तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रोपोर्शन में उसको मैं यूज करना है सर। मैं आपको पावर पॉइंट थ्रू समझाता हूं, देखिएगा। जैसा कि आपकी जो इनवर्ट सप्लाई है, आपने बाई की है, आपने सीजीएसटी पे किया है 10 रुपीज का, और आपने 10 रुपीज का एचजीएसटी पे किया है, और आपने इंट्रा स्टेट परचेज करी है सर, आपने इंट्रा स्टेट परचेज करी है, उसको आप आगे सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट। तो अब आपको आगे उसमें क्या होगा, आपको आईजीएसटी पे करना होगा 25 रुपीज का। तो आप क्रेडिट पड़े हैं सीजीएसटी और एचजीएसटी के, आपको रिमेनिंग तो 5 पे करना होगा, बट आप इसको कैसे यूज करोगे? तो सबसे पहले आप यूज करोगे आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी का, और आपके पास तो आईजीएसटी क्रेडिट है ही नहीं, तो आप यूज करोगे इसके लिए सीजीएसटी का, एचजीएसटी का नहीं, पहले सीजीएसटी का उसके बाद एचजीएसटी का, देन रिमेनिंग 5 आप कैश में पे करोगे सर। इसको आपने ऐसे यूज करना है। आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो रुकेगा आप। बट आपने एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर लिया, बट मैंने आपको एक बात नहीं बताई। क्या नहीं बताया सर? मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो सीजीएसटी है और जो एचजीएसटी है, इसको आपस में यूज नहीं कर सकते सर, इसको हम आपस में यूज नहीं कर सकते। हम आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी यूज करेंगे, देन हम आईजीएसटी को सीजीएसटी यूज करेंगे या एचजीएसटी यूज करेंगे, या फिर हम सीजीएसटी का सीजीएसटी के लिए, एचजीएसटी का एचजीएसटी के लिए, देन सीजीएसटी का एचजीएसटी का फिर आईजीएसटी यूज करेंगे। पर जो सीजीएसटी और एचजीएसटी है, इसको हम आपस में यूज नहीं कर सकते। सीजीएसटी और एचजीएसटी इसको हम आपस में यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको कहीं भी नहीं बताया कि सीजीएसटी और एचजीएसटी हम यूज कर सकते हैं, आपस में नहीं। ना ही हम सीजीएसटी के लिए एचजीएसटी यूज करेंगे, ना ही हम एचजीएसटी के लिए सीजीएसटी का यूज करेंगे। इसका क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउ बिल्कुल भी नहीं है सर। वार्निंग, दिस इज नॉट अलाउड। एज पर प्रपोज्ड जीएसटी डिजाइन, द इनपुट ऑफ सेंट्रल जीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। द इनपुट ऑफ स्टेट जीएसटी कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी हम यूज करेंगे सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी हम यूज करेंगे एचजीएसटी के लिए, फिर आईजीएसटी के लिए, लेकिन इनका आपस में यूज करना अलाउ नहीं है सर। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट ऑफ सीजीएसटी इन पेमेंट ऑफ एचजीएसटी एंड वाइस वर्सा विल नॉट बी अलाउड सर। आपको करना अलाउ नहीं है। कि मेन बात का हमें ध्यान रखना है कि सीजीएसटी के लिए आप एचजीएसटी यूज नहीं कर सकते और एचजीएसटी के लिए आप सीजीएसटी यूज नहीं कर सकते सर। चलेगा, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपको समझ लोगे इस एग्जांपल से, तो आप इसको अपनी पूरी लाइफ में नहीं बोलोगे सर। क्यों? समझिएगा कि जो आईजीएसटी है, जो आईजीएसटी है वो आप है सर। तो आईजीएसटी आप है सर, और जो सीजीएसटी है ये आप है खुद। मैं जो लड़के हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दे रहा हूं, ये आप खुद है सर। जो सीजीएसटी है वो आपकी मोम है, आपकी मम्मी है, आपकी मदर है। जो एचजीएसटी है वो आपकी वाइफ है सर, ठीक है सर। तो आईजीएसटी आप है, सीजीएसटी आपकी मोम है, आपकी मदर है, आपकी माता जी है, और जो एचजीएसटी है वो आपकी वाइफ है सर। तो सबसे पहले, और अगर खाने की बात आती है, तो सबसे पहले खाना घर में कौन खाएगा? आप तीनों में से पहले खाना आप खाओगे सर। तो सबसे पहले खाना कौन खाएगा? आप खाओगे। आईजीएसटी, सबसे पहले जो खाना है वो आपका खाया जाएगा, वो आप खाओगे आईजीएसटी का, और खुद खाओगे। सबसे पहले जो खाना है प्लेट में, वो आपकी प्लेट में से खाया जाएगा सबसे पहले खाना, और वो खाना पहले खुद खाओगे। अगर आपका पेट भर जाता है, अगर आपका पेट भर जाता है, तो आप अपना बचा हुआ खाना किसको दोगे? अपनी मदर को दोगे या फिर अपनी मोम को दोगे। इन वट एवर रेशियो, इन वट एवर प्रोपोर्शन यू लाइक। सारा खाना अपनी मोम को दे सकते हो, सारा खाना अपनी वाइफ को दे सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट में पहले आपने अपना खाना खाना है। अगर खाना बचता है तो अपनी वाइफ को दे सकते हो या फिर अपनी मोम को दे सकते हो, इन वट एवर प्रोपोर्शन यू लाइक सर। तो फर्स्ट 2 पॉइंट हमारे क्लियर है, पक्के हो गए सर, ठीक है जी। देन आपकी जो मदर है वो खुद का खाना खाएगी। थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपकी जो वाइफ है वो खुद का खाना खाएगी सर, ठीक है जी। उसके बाद जब आपको खाना खाने की बारी आती है, क्योंकि इन्होंने खाना तो खा लिया खुद का, बट अब अगर आपको और भी भूख लगी है, आपको और खाना खाना है, तो आपकी जो मदर है वो पहले आपको खाना खिलाएगी, उसके बाद जो आपकी वाइफ है वो आपको खाना खिलाएगी।
तो CGST सबसे पहले आप जो है वो यूज करोगे, जो आपकी मदर है वो आपको पहले खाना खिलाएगी और जो आपकी वाइफ है वो आपको उसके बाद खाना खिलाएगी सर, ठीक है सर। बट आपकी जो मदर है और जो आपकी वाइफ है वो एक दूसरे को खाना कभी नहीं खिलाएगी सर। दिस मीन्स SGST credit cannot be used for CGST and CGST credit cannot be used to pay SGST। जो आपकी मोम है वो आपकी वाइफ को खाना नहीं खिलाएगी, जो आपकी वाइफ है वो आपकी मोम को खाना कभी नहीं खिलाएगी, सास एक बहू को खाना कभी नहीं खिलाएगी, उनकी बिल्कुल नहीं बनती। इस एग्जाम्पल से आपको लर्न करोगे तो आपको 100% लर्न हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे लर्न किया रखा था, बाकी आप सीरियसली मत लेना। जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ पैसे चलेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, चलिएगा एक सेकेंड रुकिए, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। देखिएगा आपके पास क्रेडिट पड़े हुए हैं यहाँ पे सर, आपके पास ये क्या हो गया है, आपके पास सर क्रेडिट पड़े हुए हैं यहाँ पर फॉर IGST, फॉर CGST एंड SGST। ये आपने पहले परचेज कर रखी है, कुछ आपने इंटरस्टेट परचेज कर रखी है, कुछ आपने इंटरस्टेट परचेज कर रखी है, तो ये क्रेडिट आपके पास पड़े हुए हैं सर। तो आपके पास IGST पड़े हुए हैं यहाँ पर 1 लाख के, और आपके पास CGST पड़े हुए हैं 20,000 रुपीज के, और आपके पास SGST पड़े हुए हैं यहाँ पर 40,000 रुपीज के क्रेडिट सर। तो ये क्रेडिट आपके पास पड़े हुए हैं सर, बट आपने कुछ ऐसे सेल्स करी तो आपकी लाइबिलिटी कुछ IGST का, कुछ आपने इंटरस्टेट सेल करी, कुछ आपने इंटरस्टेट सेल करी, तो आपको पे करने हैं यहाँ पर IGST, CGST एंड SGST। कितने पे करने हैं आपने, आप एज्यूम करिएगा कि आपने यहाँ पर पे करने हैं 80,000 पे करने हैं आपने SGST, और आपने 10,000 पे करने हैं CGST, और आपने 60,000 पे करने हैं आपने SGST सर, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले खाना हम किसका खाएंगे, सबसे पहले खाना आप खाओगे, खुद का खाना खाओगे, IGST पहले हम यूज करेंगे। IGST में रखना है 1 लाख, तो सबसे पहले खाना आप खाओगे 80,000 रुपीज, तो आपका पेट तो भर गया, अब खाना बच गया 20,000 से। तो सबसे पहले खाना हमने पहले आप खाओगे और आपका खाना खत्म करना है सबसे पहले। आपका खाना बच गया 20,000 रुपीज का, उसको आप किसको दोगे, अपनी वाइफ को दोगे, अपनी मदर को दोगे, इन वट आर प्रोपोर्शन यू लाइक। तो आपने जो 10,000 अपनी मदर को दे दिया तो मदर का पेट भी भर गया, यहाँ पर तो भी नील हो गया। अब 10,000 और बच गए आपके पास, यहाँ पर आपका खाना और बच गया, तो अपनी वाइफ को आप खिला दोगे 10,000 का। अब बाकी बचा यहाँ पर 50,000 रुपीज। अब आपने ध्यान रखना है, अब आपने SGST के लिए आपने यूज करना है SGST को। आपके जो मदर का खाना है वो आपकी मदर, आपकी जो वाइफ है जो खाना बिल्कुल नहीं खिलाएगी, तो आपका जो SGST का 40,000 है आपने इसको यूज करना है। बाकी बचा 10,000 सर, ठीक है जी, बाकी बचा 10,000। तो अब खाना बचा हुआ आपकी मदर का 20,000 रुपीज का, बट आपने उसको वो नहीं खिलाना, बाकी 10,000 बचे वो आपने कैश में पे करने होंगे, वो आपने बाकी कैश में पे करने होंगे सर। वो आपने क्रेडिट आप यूज नहीं कर सकते CGST का SGST के लिए और SGST का CGST। तो ये एग्जाम्पल आपको मैंने समझा, ठीक है जी। चलिए देन हमारा नेक्स्ट आता है कॉमन GST पोर्टल सर। तो GST पोर्टल क्या है सर, तो GST की वेबसाइट है जिसके थ्रू हम GST में रजिस्टर होते हैं, हमारे रिटर्न फाइल करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं मतलब गवर्नमेंट के जिस पोर्टल के थ्रू। तो हमारा क्या है GST का पोर्टल सर। तो इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है www.gst.gov.in सर। तो अपने आपके ऑफिस में जब यहाँ पर आर्टिकल चेक करोगे तो आप इसमें खूब इसका यूज करोगे, तो उसका आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या है, कैसे वर्क करता है। और बाकी जो हमारे आने वाले चैप्टर हैं जो भी कवर होते हैं चैप्टर प्रैक्टिकली करना पॉसिबल है। हर एक चीज को हम क्लास में प्रैक्टिकली करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। इसलिए नहीं कि आप उसमें एक्सपर्ट बन सके, इसलिए ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आए और आपको इजीली मेमोराइज हो जाए और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क आए। तो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो तो अपने आप आपके आर्टिकल्स में सीखोगे। हमारा मेन पर्पज ये है कि आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आए तो आपको आप इजीली मेमोराइज कर सकें सर। तो GST कॉमन पोर्टल है, ये वेबसाइट एक वेबसाइट है जो मैनेज की जाती है बाय गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। GST नेटवर्क है वो उसको मैनेज करता है, हमारा जो वेबसाइट है GST पोर्टल की उसको मैनेज करता है। एंड GST पोर्टल इज एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट बाय टैक्स पेयर। आप खुद से उसको सर्च कर सकते हो, या फिर आपके जो CA हैं, जो मतलब बिजनेसमैन है, उनके जो CA हैं, जो टैक्स एडवोकेट है, उसके थ्रू जो रिटर्न फाइल करते हैं, रजिस्टर होते हैं, इसके थ्रू किया जाता है सर। एंड इंटरनेट बाय द टैक्स ऑफिशियल सर, जिसके बैक एंड में जो गवर्नमेंट है वो भी इसको यूज करती है।
एंड द पोर्टल इज वन सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल द जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज सर। एक सिंगल पोर्टल है जहां पर आपको जीएसटी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सर। सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं रहा कि आप बिल बना रहे हैं उसको भेज रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं, सब कुछ ऑनलाइन वर्क करता है और जीएसटी के थ्रू वर्क करता है सर। ठीक है जी। तो जीएसटी एन क्या है सर? जीएसटी एन क्या है सर? जो नेटवर्क है जिसने वेबसाइट को मैनेज करता है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। एंड हैज बीन सेट बाय द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर टैक्स पेयर। मतलब कि एक जैसा इंटरफेस, जहां से मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं वहां से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सबके लिए एक जैसा ही है ये। मतलब यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर टैक्स पेयर, सबके लिए एक जैसा एक इंटरफेस बनाया गया है कि सारे इस पर आकर अपना रजिस्टर हुए, रिटर्न्स को फाइल करें, जो बाकी की जाती है इस पर कंप्लीट करें। एंड ए कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स। तो बाकी इसके बैकएंड में वर्क होगा ना कि कितने पेयर ने टैक्स पे किया, कितने पेयर ने टैक्स पे नहीं किया, और जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगी उसके थ्रू। तो सब कुछ वर्क करता है इस वेबसाइट के थ्रू। तो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाएगा, जो टैक्स पेयर है वो टैक्स पे करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल। और बनाया किसने है? इसको बनाया है जीएसटी नेटवर्क ने, जीएसटी एन ने, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो सेक्शन 8 के अंदर बनाई गई है सर। और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा जीएसटी पोर्टल सर? तो इसको आप लर्न करोगे सीएम 2पीएफ। सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर के पास 2पीएफ है सर। वैसे लोगों के पास एक पीएफ होते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है, बट जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास 2पीएफ है सर। सीएम 2पीएफ सर। तो सीएम से मतलब क्या होगा? सी से मतलब होगा कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो आईजीएसटी को कैलकुलेट करना और सेटलमेंट करना कि एक पोर्शन गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक पोर्शन जाएगा स्टेट को। तो जो ट्रांसफर होता है जो ऑटोमेटिक इसके थ्रू होता है, पोर्टल के थ्रू। एंड एमसी होगा मैचिंग ऑफ टैक्स पेयर डिटेल्स विद बैंक नेटवर्क। तो आपने बैंक से पेमेंट करी, जो आपका टैक्स है उसमें ऑटोमेटिक कटेगा, जो बाकी बैलेंस आएगा, तो सारा कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो इस वेबसाइट के थ्रू ही होती है सर। देन सीएम हो गया 2पीएफ। 2पीएफ से क्या आएगा? 2पी, प्रोवाइडिंग वेरियस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि कितने जो टैक्स पेयर हैं, कितने लाख टैक्स पेयर है, उन्होंने टैक्स पे किया, कितना कलेक्शन हुआ इस ईयर के अंदर, कितने टैक्स पेयर है उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। तो पूरी रिपोर्ट बनकर जाती है उनके पास, गवर्नमेंट के पास, इसके थ्रू। एंड प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल, कि कौन से टैक्स पेयर हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर रहे हैं, टैक्स टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो उसकी देखकर उनके पास लिस्ट चल जाती है इसके थ्रू। देन सीएम हो गया, 2पी हो गया, एंड डबल एफ बच गया बाकी। फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, आप जीएसटी रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। एंड फॉरवर्डिंग रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, जो आप रिटर्न फाइल करते हैं वो जाती है सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज के पास थ्रू दिस वेबसाइट सर। ठीक है सर, इसको आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं वेबसाइट पर। ये ब्रैक नहीं खुलता है यहां से, चलेगा, मैं फिर ले चलता हूं। आओ ले चले तुम्हें जीएसटी की वेबसाइट पर, gst.government.in कीजिएगा, सीधा हमारी वेबसाइट ही खुल गई। तो ये हमारा जीएसटी का पोर्टल है। तो यहाँ पर आपको सारी न्यूज अपडेट मिल जाएगी, कोई भी न्यूज आई होगी, या फिर आपकी जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, मतलब लास्ट डेट कौन सी है, तब तक आपने जो आपकी रिटर्न है आपने फाइल कर देनी है। सो वेरियस टैक्स पेयर के लिए अलग जो रेट की डेट होती है आपको सारी मिल जाएगी यहाँ पर। और साथ में आपको क्वेरी है कि हम जो कंपोजिशन स्कीम है उसको मैं ले ना ले, जो रिटर्न है वो मैंने कब फाइल करनी है, वो सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ये हमारा होम टैब। देन सर्विस में जाते हैं तो हमारा आता है आपने जीएसटी में रजिस्टर होना है, न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है, या पेमेंट करनी है, या रिफंड लेना है आईटीसी का, या आपने ईवी बिल सिस्टम जनरेट करना है। मतलब आपने ट्रक के थ्रू माल को मूवमेंट करनी है, एक जगह से जगह पर भेजना है, तो आपको ईवी बिल बनाना पड़ता है उसका, कि आपने ट्रक में माल को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में लेकर जाना है उसको। देन आपने ट्रैक करना है आपकी एप्लीकेशन स्टेटस को, या फिर आपने जीएसटी के बारे में पढ़ना है, या बाकी बहुत सी चीजें इसमें कवर होती है। ई इनवॉइस, कुछ ऐसे जो सेलर्स हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा, वो अपना जो उनका पेज पे वो इनवॉइस नहीं बनाएंगे, उनको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा इस पोर्टल पर आ करके ही, तो वो उसमें कवर होते हैं। तो इन जो टॉपिक कवर होते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, ई इनवॉइस हो गया, ईवी बिल हो गया, रिटर्न्स का टॉपिक हो गया,
ये सारे टॉपिक हम क्लास में पढ़ेंगे, इनके चैप्टर कवर करेंगे, मैं आपको पैटेल करके दिखाऊंगा सर, ठीक है जी, सबको अच्छे समझ जाएगा। ये जो लेक्चर है वो आपको एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो आपको एक कंप्लीट में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जो पोर्टल है वो कैसे वर्क करता है और क्या चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है सर। देन हम आते हैं वापिस, तो इसको आपने लर्न कर लेना है CM2PF सर। तो C से क्या होगा, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST सर, एंड M से क्या होगा, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद बैंक नेटवर्क सर, एंड P से क्या होगा, प्रोवाइडिंग MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट सर, एंड प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ वेरियस टैक्स पेयर्स सर, एंड H से क्या होगा, फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन एंड फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको आपने लर्न कर लेना है सर, इस थ्रू यूजिंग दिस मेमोरी टेक्निक। ओके, आप जब ऑफिस में जाओगे आप देखोगे कि आप जो जीएसटी पोर्टल है आप उसका यूज नहीं कर रहे, आपने जो रिटर्न फाइल करनी है, आपने जीएसटी का डिसीजन लेना है, वो आप करते तो पोर्टल पे हो, पर आप डायरेक्टली पोर्टल पे नहीं जाओगे। आप एग्जांपल लीजिएगा, आपका एक क्लाइंट है, आपके ऑफिस में एक क्लाइंट है, उसके 1000 बिल है, पर आप जीएसटी जब उसको बिल चढ़ाओगे वेबसाइट पे जाकर, तो आप एक एक करके बिल चढ़ाओगे तो आपको 1000 बिल को चढ़ाने में पूरा दिन ही लग जाएगा, ठीक है। बट आप ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हो जो कनेक्टेड होते हैं जीएसटी पोर्टल से, आपने एक बटन दबाया, वो 1000 बिल एक मिनट में चढ़ जाएंगे वहां पर, वो 1000 बिल की जो डिटेल है वो एक मिनट में चली जाएगी जीएसटी पोर्टल पर। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, उसका नाम आप ले सकते हैं क्लियर टैक्स हो गया, कंप्यूटैक्स हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर आप ऑफिस में यूज करोगे तो उसका यूज करके आप जीएसटी पोर्टल पर अपनी जो आपकी रिटर्न वगैरह फाइल करोगे, रजिस्ट्रेशन लोगे, तो उससे काफी इजी हो जाता है सर। तो जीएसपी इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपी सर। और एएसपी क्या होता है, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर, जो उस एप्लीकेशन को बनाते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। तो जीएसटीएन हैज सिलेक्टेड सर्टेन आईटी इनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजीज कंपनी। जो जीएसटी नेटवर्क है, जो जीएसटी पोर्टल है, उन्होंने कुछ ऐसी कंपनी है, लगभग 24 ऐसी कंपनी है जिनको थ्राइज करा है, जिनको सिलेक्ट किया है कि आप ऐसा जो है एक डेवलप कीजिए, आप ऐसे एक एप्लीकेशन बनाइए जिसके थ्रू जो सीएज वगैरह हैं उनको अगर रिटर्न फाइल करनी है तो उन्होंने जो अपलोड करने हैं, जो इनवॉइस वगैरह है, तो एक बटन दबाया सारे इनवॉइस अपलोड हो जाएंगे, तो उनको एक एक करके अपलोड नहीं करने होंगे, जिससे वो सब कुछ इजी हो जाएगा। तो जीएसटी पोर्टल से वो कनेक्टेड होती है, तो इसको हम बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जो प्रोवाइड करते हैं हमारे को सॉफ्टवेयर वगैरह, इसको हम बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। एंड जीएसपी डेवलप एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर इंटरैक्टिंग विद द जीएसटीएन। तो जीएसटी पोर्टल हम टैक्स को पे करते हैं इसको यूज करके। एंड जीएसपी फैसिलिटेट द टैक्स पेयर इन अपलोडिंग द इनवॉइसेस एज वेल एज फाइलिंग द रिटर्न्स, एक्ट एज ए सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज सर। तो काफी इजी हो जाता है हमारे लिए रिटर्न को फाइल करना, बाकी जो कंप्लायंस है उनको करना, इनवॉइस को अपलोड करना। GSP may take help of application सुविधा providers who act as a link between the taxpayer and GSP। इसको हम देख लेते हैं। जो टैक्स पेयर है वो जीएसपी के थ्रू हम यहाँ पे यूज करते हैं, आप एग्जाम्पल लीजिए क्लियर टैक्स हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो इसके थ्रू जो जीएसटी नेटवर्क है, जो जीएसटी पोर्टल है, उस पर हम जो इनवॉइसेस है, जो रिटर्न है, उसको हम फाइल करते हैं। बट जो इसको बनाने वाले हैं जीएसपी को, वो एज ए इंटरफेस एक्ट करते हैं बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसपी सर। वो एज ए इंटरफेस काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया तो उन्होंने एप्लीकेशन वालों ने, एप्लीकेशन प्रोवाइडर ने, तो एज ए इंटरफेस काम करते हैं बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसपी सर, ठीक है जी। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो टीचर्स है छुड़वा देते हैं, अपने बुक्स में रखते नहीं है, बट मैंने रखा ताकि आपको समझ में आएगी। आप जाके उसमें यूज करोगे, क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर यूज करोगे, आप कंप्यूटर का यूज करोगे, तो आपको बात पता होनी चाहिए। एग्जाम भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सी कैटेगरी में आता है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है सर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपनसेशन सेस। हमारे बोथ जीएसटी के एक्ट हैं, एक सीजीएसटी एक्ट है, बाकी हर एक स्टेट का जो हमारा एसजीएसटी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट है और आईजीएसटी एक्ट है सर। बट एक ऐसा एक्ट है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट सर। यूपी बनाया जाता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक थोड़ा रेफरेंस आता है इसका हमारे टॉपिक के अंदर कि जो कंपनसेशन टू स्टेट है, कि पहले जो टैक्स लगते थे वो हाई लगते थे, पहले 40% 50% इस रेट टैक्स लगते थे, पर जो जीएसटी उसमें हाईएस्ट कितनी है, 28% है। जीएसटी के अंदर जो टैक्स की हाईएस्ट रेट है वो 28% है। एंड जीएसटी के अंदर आपने रेट्स को लर्न नहीं करना, आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर रेट दे रखी होगी, और आपने जीएसटी के अंदर रेट्स को लर्न बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जीएसटी में जो भी करंट रेट है वो हाईएस्ट रेट क्या है, 28% है। तो पहले लगते थे 40% 50% तक टैक्स, तो इससे क्या हो गया, इसको इसमें स्टेट को लॉस हो गया बहुत सारा।
तो आपको पता होगा कि मंत्री वगैरह वो पढ़े लिखे नहीं होते, पर कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। उन्होंने बैठ गए, वो उन्होंने कैलकुलेट करा, अरे अरे हमको तो लॉस हो रहा है इतना ज्यादा, पहले हमारा इतना प्रॉफिट आता था, इतना हमारा टैक्स आता, हमारा अब टैक्स कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलकर एक एक्ट बनाया, उसको हम बोला कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे कि तंबाकू वगैरह हो गए, कुछ ऐसे नशीले प्रोडक्ट होते हैं सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते, या फिर कोई गाड़ी वगैरह होगी जो लग्जरी आइटम होती है, तो आपकी ज्वेलरी वगैरह होगी, उस पर टैक्स लगाया जाएगा कंपनसेशन सेस। उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर साथ में लगेगा कंपनसेशन सेस। सर कंपनसेशन सेस हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, चल रहा है, रेफरेंस आता है कंपनसेशन सेस। तो इसको अमाउंट को हमारे पास कलेक्ट होगी, इसको हम यूज करेंगे फॉर पेमेंट टू स्टेट। हम कैलकुलेट करेंगे कि इस स्टेट का रेवेन्यू इतना बनता है, इस स्टेट का रेवेन्यू इतना बनता। अगर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम होता, अगर पहले वाला जो टैक्स सिस्टम होता, तो इस स्टेट का रेवेन्यू इतना बनता और इस स्टेट का रेवेन्यू इतना बनता, बट इसको कितना लॉस हो रहा है, उस लॉस के रेशियो में हम बांट देंगे। आपने चैप्टर पढ़ा होगा पार्टनरशिप वाला, उसमें रेशियो निकालते थे ना, जो प्रॉफिट आता पार्टनरशिप बांटते थे, वैसे जो उनका जो लॉस का रेशियो होगा स्टेट्स का, उस लॉस के रेशियो में जो अमाउंट कलेक्ट होगी उसको हम बांट देंगे सारे स्टेट के अंदर। सर ठीक है सर, इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन सेस। GST compensation cess is levied to compensate the loss incurred by the state UT on implementation of GST सर। ठीक है जी, एंड इट शैल बी लेविड फॉर 5 ईयर। जो भी लाया गया था उन्होंने बोला था कि हम इसको 5 ईयर्स के लिए लगाएंगे फ्रॉम डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड एज डिसाइडेड बाय द काउंसिल। सर तो पहले उन्होंने बोला था कि हम इसको लगाएंगे 5 सालों के लिए, तो 2017 में आया था, 2022 तक लगना था, तो 2022 की डेट जा चुकी है, बट गवर्नमेंट ने इसको अब आगे फिर से एक्सटेंड कर दिया है। सर 1 2022 से इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तब तक लगता रहेगा जब तक इन स्टेट की जो लॉस है वो नहीं मिटेगा। सर तब तक लगता रहेगा। ये अमेंडमेंट होगी आपकी बात, ये अपने ध्यान रखना है। सर आप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बाकी ये टॉपिक अपने कवर करना है, 4 मार्क्स आपके बारे में आ सकता है। तो अपन आपको समझाया कि कंपनसेशन सेस क्या होता है, जो स्टेट्स वगैरह हैं, जो यूटीज वगैरह में जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए इसको लगाया जाता है। सर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31 मार्च 2026 तक। ठीक है सर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अब जीएसटी को लाने के लिए हमारे देश का संविधान है उसको हमें अमेंड करना पड़ा, उसको थोड़ा हमें बदलना पड़ा। क्यों सर? तो 8 सितंबर 2016 को ये अमेंडमेंट की गई थी और 101st अमेंडमेंट की गई हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सर तो एक बात पता होनी चाहिए कि नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक गवर्नमेंट को संविधान से अथॉरिटी नहीं मिलेगी, जो गवर्नमेंट है उस टैक्स को लेवी नहीं कर सकती। क्या मैं आप पे टैक्स लगा सकता हूं? क्या मैं आप पे टैक्स लगा सकता हूं? मैं आपको बोलूंगा कि आपको टैक्स पे करना होगा मुझे, क्या आप मुझे टैक्स पे कर दोगे? नहीं करोगे। पर गवर्नमेंट को पे करते हो क्योंकि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास पावर है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू आवर संविधान। हमारे संविधान ने गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि गवर्नमेंट जो टैक्स है उसको लेवी कर सकती है। सर उससे रिलेटेड जो कानून है, जो उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो एक्ट है उसको बना सकती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें बहुत से आर्टिकल गिवन है, उसमें शेड्यूल गिवन है। तो 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 सर, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 सर। तो उसके अंदर भी 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ठीक है, लिस्ट 1 में दिया गया है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 में दिया गया है स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। इस लिस्ट में क्या लिखा गया है, लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो यूनियन लिस्ट उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे मैटर है जिस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसके रिलेटेड जो लॉ है, जो कानून है वो बना सकती है, उस पर लागू कर सकती है। सर उसमें कवर होता है इनकम टैक्स। अब वो पता होगा जो इनकम टैक्स है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेवी करती है, स्टेट गवर्नमेंट लेवी नहीं करती है। जो रेलवे है उसके रिलेटेड जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है। वैसे ही जो स्टेट लिस्ट में दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे टॉपिक गिवन है जो जिनके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। सर जैसे कि पुलिस, हर स्टेट की जो पुलिस है उससे जो लॉ बनता है, हर स्टेट की गवर्नमेंट अपना अलग अलग लॉ बनाती है उससे रिलेटेड। ठीक है सर। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें क्या कवर होता है, इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट
हैज पावर टू मेक द लॉ, एक ऐसे मैटर्स जिसमें दोनों के पास पावर है, जो सेंट्रल है जो स्टेट है, दोनों मिलकर लॉ बना सकती है। जैसे कि एजुकेशन, इसमें दोनों जो सेंट्रल है स्टेट है दोनों मिलकर लॉ बनाती है। तो और ऐसा टॉपिक बन जाता है, कोई ऐसा टॉपिक बन जाता है जिसमें कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसके पास जो ऑटोमेटिक पावर है वो जाती है सेंट्रल पास, मतलब अदर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है अदर्स, कोई ऐसा टॉपिक बच गया जिसके पास ना तो सेंट्रल पास पावर बची ना स्टेट पास बची, तो हमने उसको मान लेते हैं कि उसके पास जो पावर, उसकी जो पावर है वो स्टेट जो सेंट्रल के पास है सर। तो बट हमने देखा कि यहाँ पे जो जीएसटी की पावर है तो किसी के पास नहीं है। हमारे संविधान के अंदर जीएसटी पर जो कानून बनाने की पावर है, जीएसटी को लगाने की पावर है, वो तो किसी के पास भी नहीं है, ना स्टेट के पास है ना सेंट्रल पास है ना दोनों के पास है। तो वो कहां कवर होगा, वो कवर होगा अदर्स के अंदर। तो जैसे ही वो अदर्स में कवर हो गया तो उसकी पावर किसके पास आ गई, उसकी पावर आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट हमने तो सीजीएसटी भी लगाना था और हमने तो एसजीएसटी भी लगाना था, हमने इसको कवर करना था कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, ताकि दोनों को पावर मिल सके, ताकि दोनों को पावर मिल सके। पर जो पावर चली गई ऑटोमेटिक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो कवर हो गया अदर्स के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली जीएसटी कहीं भी लिखा नहीं हुआ था। तो हमारे जो संविधान है उसको हमें बदलना पड़ा, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमें यहाँ पर लिखना पड़ा कि जो जीएसटी है उस पर दोनों मिलकर जो कानून बना सकती है, सेंट्रल भी कानून बना सकती है और स्टेट है वो भी कानून बना सकती है, और दोनों उसको लेवी कर सकती है, इसको कलेक्ट कर सकती है। ठीक है जी। तो जीएसटी के लिए हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसको हमें क्यों अमेंड करा, ताकि जो वेरियस टैक्सेस है उसको हम सबस्यूम कर पाए जीएसटी के अंदर, सारे टैक्स को मिलाकर हम जीएसटी एक टैक्स बना पाए, और टू एम्पावर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट इट टुगेदर, ताकि दोनों को पावर मिल पाए। अदरवाइज खाली सेंटर पास पावर चली गई क्योंकि वो अदर में कवर हो गया, बट दोनों को पावर चाहिए थी, दोनों पास पावर होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लेवी करेगी सीजीएसटी और स्टेट लेवी करेगा एसजीएसटी, तो उसको हमने कवर करना था कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसको हमने अमेंड करा और दोनों को पावर दी हमने यहाँ पर। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाला आर्टिकल 240A, अमेंड करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पर डाला आर्टिकल 246A। इट गिव्स कॉन्करेंट पावर टू बोथ द पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, टू स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी से। ठीक है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट सप्लाई, जो आईजीएसटी लगता है उसको लगाने की पावर सिर्फ सेंट्रल के पास है सर। मैं आपको बताया कि उस पर स्टेट नहीं लगाता, बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पर जो आईजीएसटी लगाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, खाली उसके पास पावर है। बट जो सीजीएसटी है, जो एसजीएसटी है, जो इंटर स्टेट सप्लाई है, वो दोनों मिलकर लगाते हैं सर। ठीक है सर। ये 3 आर्टिकल हमारे नए लगे, नए आए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है तीनों आर्टिकल, ये आपने याद करने, इसको हमें लर्न करना है, तभी मैंने इनको ब्लू मार्क से प्रिंट करा गया यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है उस पर टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शनेट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन सच ए मैनर बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी एक काउंसिल बनाई गई, एक टीम बनाई गई, वो डिसाइड करेगी कितने पोर्शन उसको बांटेंगे, 50% पोर्शन बांटेंगे या 60-40 में बांटेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि किस पोर्शन उसको बांटा जाएगा। अभी 50-50 बढ़ता है आपस में। ठीक है सर, ये हमारे कानून में बात लिखी गई। देन एक आर्टिकल डाला गया 366(12)A, जीएसटी विल बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन सर। तो जो अल्कोहल लिकर है उसको हमने हमारी डेफिनेशन में ही डाल दिया कि इस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट ने अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी लगाना है, तो गवर्नमेंट को जो हमारा संविधान है उसको फिर से बदलना होगा, कि गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। उस पर साफ लिख दिया गया कि गवर्नमेंट पर जो जीएसटी लगा ही नहीं सकती सर। तो हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सबस्यूम नहीं हुए, जो सबस्यूम नहीं हुए हमारे जीएसटी के अंदर, जो हमारे जीएसटी के दायरे से बाहर हैं सर। ठीक है। इसमें कुछ ऐसे भी है जिसपे जीएसटी लगता है और रोल टैक्स भी लगते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम पर्पस इंपॉर्टेंट है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी इसमें कवर है, प्लस एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है सर। तो जो हमारी जीएसटी की डेफिनेशन है उसमें हमने कवर कर लिया कि जो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे सर। तो उसमें क्या लगेगा, तो ये आउटसाइड द जीएसटी परव्यू है, पावर टू टैक्स नेम विद द स्टेट।
तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, जब हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, वो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, वो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास। बट कुछ आइटम ऐसी है जिस पे लगती है स्टेट एक्साइज, ना कि सेंट्रल एक्साइज। वो कौन सी आइटम है? वो ऐसे आइटम है जो नशे वाले आइटम है, लाइक अल्कोहल हो गया या फिर ड्रग्स वगैरह होगी, गांजा वगैरह हो गया। तो उस पर जो लगता है, उस पर लगता है स्टेट एक्साइज, ना कि सेंट्रल एक्साइज। जब मैन्युफैक्चर होती है तो उस पर लगता है स्टेट एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता। तो जो जीएसटी के प्रभु से बाहर रखा गया हमारा अल्कोहल लिकर पर ह्यूमन कंजम्पशन को, तो उस पर कौन सा टैक्स लगाएंगे? जब इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो उस पर लगेगा स्टेट एक्साइज सर। जब इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो उस पर लगेगा स्टेट एक्साइज, प्लस अगर ये इंट्रास्टेट सेल हो रही है तो उस पर लगेगा वैट, अगर ये इंटरस्टेट सेल हो रही है तो उस पर लगेगा सीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स। ये जाएगा मोदी जी के पास और ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर बात समझ में आती है? आती है सर। तो मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ करते हैं तो उस पर लगता है सेंट्रल का एक्साइज, बट जो नशे वाली चीजें हैं उस पर लगता है स्टेट का एक्साइज। तो इस पर अभी भी स्टेट का एक्साइज लगता है, प्लस अगर इंटरस्टेट सेल हो रही है तो उस पर लगेगा वैट, अगर इंटरस्टेट सेल हो रही है तो उस पर लगेगा सीएसटी। अगर आप देखिएगा, अगर इसको इंटरस्टेट सेल करते हैं तो जो स्टेट एक्साइज है, जो वैट है, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। दैट्स वाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया कि हम इसको जीएसटी के परिव्यू में नहीं आने देंगे। अगर जीएसटी परिव्यू में आ जाता है तो बंटवारा हो जाएगा, उसमें स्टेट भी हिस्सा ले लेगी और सेंट्रल भी हिस्सा ले लेगी। अगर दिल्ली में दारू बनती है, दिल्ली में बिकती है, तो उस पर डबल टैक्स लग रहा है, वो सारा टैक्स जाता है दिल्ली की गवर्नमेंट को। दैट्स वाई सारे स्टेट ने मना कर दिया कि जो अल्कोहल का लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उसको हम जीएसटी में आने नहीं देंगे सर। तो उन्होंने डेफिनेशन में लिखवा दिया, उन्होंने डेफिनेशन में लिखवा दिया। अगर उनको बदलना पड़ेगा तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको बदलना पड़ेगा, तो इसको बदल सकते हैं, अदरवाइज इस पर जो जीएसटी चार्ज कभी नहीं होगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो इस पर लगते हैं ओल्ड टैक्स, स्टेट एक्साइज प्लस वैट प्लस सीएसटी। क्लियर है सर? क्लियर है। देन हमारे आते हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसको हम बोलेंगे डीपी मैन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डीपी मैन। डीपी मैन मतलब डी से डीजल, हाई स्पीड डीजल, पी से पेट्रोलियम क्रूड, और एम से मोटर स्पिरिट, और ए से एटीएफ आप बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं आप एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और एन से नेचुरल गैस। तो डीपी मैन, डीपी मैन, ये मैन अभी डीपी लेने बिजी है, तो गवर्नमेंट ने इसको बोला कि जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी लेविड ऑन दिस आइटम। तो जीएसटी काउंसिल ने बोला कि जब जो हम डिसाइड करेंगे, जो जीएसटी की टीम बनाई गई, काउंसिल बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, वो बोलती है जब वो बताएगी तब हम लगाएंगे इस पे जीएसटी। अदरवाइज जो हमारे जो पहले टैक्स सिस्टम थे, जो हमारा ओल्ड टैक्स था, वो ही इस पे लगते रहेंगे सर। वो कौन से टैक्सेस हैं? सेंट्रल एक्साइज। मैंने आपको बताया जो नशे वाले आइटम है उस पर लगता है स्टेट एक्साइज, अदरवाइज हमारा क्या रहेगा मैन्युफैक्चर पर? सेंट्रल एक्साइज। और सेल पर इंटरस्टेट सेल लगेगा उस पर वैट, अगर इंटरस्टेट सेल हो रही है तो उस पर लगेगा सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है जी। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हम कब लगाएंगे जीएसटी? तो हमारी जो जीएसटी काउंसिल है वो रिकमेंड करेगी, जब वो बताएगी तब लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे जीएसटी। हमारी डेफिनेशन में नहीं है, कवर होता है, बट अभी जीएसटी जब हमको बताएगी, जो काउंसिल बताएगी, तब हम इस पर टैक्स लगाएंगे। इसको आप लर्न कैसे करोगे? डीपी मैन, डी से डीजल, पी से पेट्रोल, ए से एटीएफ, और एम से मोटर, और एन से नेचुरल गैस। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी। बाय स्टेट था वो तो जीएसटी में सब्सिड्यूम हो गया, जो बाय स्टेट था वो तो जीएसटी में सब्सिड्यूम हो गया, बट बाय लोकल बॉडी, जस्ट लाइक आपके सिटी के अंदर कुछ एक सिनेमा हॉल है, बट जो वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो वहां की लोकल अथॉरिटी है, जो वहां की लोकल बॉडी है, जो वहां की म्यूनिसिपैलिटी है, वो उस पर लगाएगी सर टैक्स, उस पर लगाएगी एंटरटेनमेंट टैक्स। वो अभी तक जीएसटी में सब्सिड्यूम नहीं हुआ है। पावर स्टिल रिमेन विद द लोकल बॉडीज। देन हमारा आता है तंबाकू सर। तंबाकू नशीला प्रोडक्ट है? नहीं सर, तंबाकू नशीला प्रोडक्ट नहीं है, तंबाकू नशा नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी में कवर कर लिया, गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी में कवर कर लिया, बट गवर्नमेंट कहती है जब इसको मैन्युफैक्चर होगा तो उस पर हम एक्साइज ड्यूटी भी लगाएंगे सर, हम इस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगाएंगे। तो जब मैन्युफैक्चर होता है तो हम सेंट्रल एक्साइज लगाते हैं, क्योंकि नशीला प्रोडक्ट नहीं है ये, प्लस पे जीएसटी भी लगता है, इस पर डबल टैक्सेशन होता है, उस पर टैक्स ऑन टैक्स भी होता है सर। क्या करें, गवर्नमेंट लगाती है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, इस पर गवर्नमेंट लगाना भी चाहिए। देन हमारा आता है ओपियम, इंडियन हम्प एंड अदर नार्कोटिक्स लाइक ड्रग्स, गांजा, तरस गांजा और ड्रग्स हो गया। तो ये क्या प्रोडक्ट है? ये नशेबल प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट कहती है इसमें जीएसटी लगाएंगे, ये जीएसटी में कवर हो गया है,
बट इसके जो मैन्युफैक्चर है उस पर हम एक्साइज ड्यूटी भी लगाएंगे, क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है, तो उस पर हम लगाएंगे स्टेट का एक्साइज। ठीक है सर, तो उस पर लगेगा स्टेट का एक्साइज प्लस जीएसटी, टैक्स ऑन टैक्स भी होगा और डबल टैक्सेशन भी होगा सर, ताकि लोग इस चीज को अवॉइड करें कि ड्रग्स वगैरह ना खाएं, तो अच्छी चीजें नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है सर। देन जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, अगर आप कोई लैंड बेच रहे हैं, कोई बिल्डिंग बेच रहे हैं, या फिर आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उस पर जीएसटी नहीं लगता, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है वो जीएसटी में कवर नहीं हुई है। तो अगर आप जीएसटी को आपके घर में बिजली आ रही है तो जो बिजली ड्यूटी है उसमें लगती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। जब भी आप अपना घर बेचोगे, आप लैंड बेच रहे हैं, तो उस पर लगेगा स्टैंप ड्यूटी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब ये आउटसाइड है जीएसटी, इस पर जीएसटी कवर नहीं होता। इसको आपने लर्न कैसे करना है, तो आपने 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं पहले, कि जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये भी जीएसटी से बाहर है। जब जीएसटी काउंसिल बोलेगी तब इस पे हम जीएसटी लगाएंगे। तो इस पे क्या लगता है, इस पे लगते हैं ओल्ड टैक्सेस। ओल्ड टैक्सेस कौन से थे, मैन्युफैक्चर लगेगा सेंट्रल एक्साइज, सेल अगर इंटर स्टेट से हो रही है तो लगेगा इस पे वैट, अगर इंटर स्टेट से हो रही है तो इस पे लगेगा सीएसटी सर। देन सेकंड हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा जो टैक्सेस लगाती है हमारी लोकल बॉडी, एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा हॉल पर लगते हैं, वो भी इसमें सब्सिट्यूट नहीं हुए हैं। तीसरा जो हमारे बिजली वाले हैं, जो हमारा लैंड वगैरह हम सेल करते हैं, प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं, उसमें सब्सिट्यूट नहीं है। 3 नंबर लर्न हो गए 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हमारा जो लैंड वगैरह वाला हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, जो हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, तो जीएसटी से बाहर है, जिसमें जो ओल्ड टैक्स है वो ही लग रहे हैं। देन हमारा आता है अल्कोहल, हमारा जो तंबाकू और हमारा चरस गांजा ड्रग्स होगी सर। तो इसमें से जो नशल चीजें कौन सी है सर, इसमें नशल चीजें हैं हमारी अल्कोहल है और हमारा ये नार्कोटिक्स वगैरह जो ड्रग्स वगैरह हैं। तो इनकम मैन्युफैक्चर लगता है स्टेट एक्साइज, तो इनकम मैन्युफैक्चर पे लगता है स्टेट एक्साइज। तो जो तंबाकू है उस पर लगता है सेंट्रल एक्साइज, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि ये नशल चीज नहीं है सर। बट जब इसको हम सेल करते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल लिकर वो ह्यूमन कंजम्पशन है, वो हमारा जीएसटी में सब्सिट्यूट नहीं हुआ है सर, हमारा जीएसटी में सब्सिट्यूट नहीं हुआ है, तो डेफिनेशन में डाल दिया गया है कि जीएसटी में लगाएंगे नहीं। तो अगर इंटरस्टेट सेल हो रही है तो उस पर लगेगा वैट, और अगर इसमें इंटरस्टेट सेल हो रही है तो उस पर लगेगा सीएसटी। बट जो हमारा तंबाकू है, जो हमारा ऑप्टिमम और इंडियन हम्प है, ये सब्सिट्यूट हो चुके हैं जीएसटी के अंदर, तो उसमें एक्साइज तो लग रहा है, क्योंकि नशे वाला नहीं है तो उस पर लग रहा है सेंट्रल एक्साइज, अगर नशे वाला है तो उसमें लग रहा है स्टेट एक्साइज, प्लस 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 में लगेगा जीएसटी साथ में, प्लस में लगेगा जीएसटी भी साथ में, डबल टैक्सेशन भी होगा और टैक्सेशन भी होगा। तो 3.3 आप इसको ऐसे लर्न कर लेना है। नशल चीज तो लगेगा आपका स्टेट एक्साइज, नशल चीज नहीं है तो लगेगा सेंट्रल एक्साइज। इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इसको अपने लर्न करना है, इसको अपने कवर करना है विद पिक्चर्स, विद सिंपल मैंने आपको करके दिया है। जीएसटी काउंसिल सर, तो कब से हम पढ़ रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, जीएसटी काउंसिल बोलेगी जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके बारे में, तो जीएसटी काउंसिल है वो बोलेगी तब उस पर हम जीएसटी लगाएंगे। सर जीएसटी काउंसिल है क्या सर, मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये हमारी जीएसटी काउंसिल है, इसकी 47वीं मीटिंग हुई है, इसकी अब तक 47 मीटिंग हो चुकी है। तो इसकी एक चेयरमैन होती है, फिलहाल चेयरमैन कौन है, जो हमारी निर्मला ताई है सर, निर्मला सीतारमन जी हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इसकी चेयरमैन है सर। तो बाकी इसमें जो अलग अलग स्टेट के जो हेड है उसमें शामिल होते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जीएसटी काउंसिल होती है, ये डिसाइड करती है कि जीएसटी की रेट क्या रहेगी, थ्रेशोल्ड करेगा कि 10 लाख 20 लाख 40 लाख किसको इसमें रजिस्टर होना है, किसको आइटम जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगी, और अदर फीचर्स थ्रू डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट मिलकर डिसाइड करती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये हमारी जीएसटी की काउंसिल है, एक तरह की कमेटी, एक तरह की टीम बनाई गई है तो इसको रेगुलेट करती है हमारे जीएसटी। ओके आइएगा, तो आओ बताते हैं आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में। ये में बोला गया आर्टिकल 279A के अंदर, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 279A के बारे में बताएं, तो आपने इसको लिखना है जीएसटी काउंसिल को। अगर आपने इसको आपको डायरेक्टली नहीं बोला गया, आपको सिर्फ ये बोला गया कि एग्जाम के अंदर कि आपने आर्टिकल 279A के बारे में बताना है, तो आपने इसको लिखना होगा कि जीएसटी काउंसिल। तो आपने इसको लर्न कर लेना है कि 279A के अंदर दिया गया है जीएसटी काउंसिल। ये अमेंड कर हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें डाला गया है। इसको ये 4 आर्टिकल डाले गए हैं, 3 आर्टिकल हमने पहले पढ़ लिए ये वाले, एक 3 आर्टिकल तो ये हो गए, 4th आर्टिकल ये हो गया एंड 5th आर्टिकल ये हो गया। ठीक है सर। तो जो हमारा प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री के, कॉन्स्टिट्यूट द काउंसिल। सर प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जो हमारे
प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं होते। प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति, जो हमारे कंट्री के राष्ट्रपति हैं, वो उसको जो काउंसिल है उसको बनाएंगे सर। ठीक है सर। तो इस काउंसिल के अंदर 33 मेंबर होंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो चेयरमैन कौन होगा इस कमेटी का, इस काउंसिल का? जो आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो फिलहाल जो निर्मला ताई जी हैं, वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसकी चेयरमैन है सर। और इसके अंदर जो 33 मेंबर है, 2 मेंबर होंगे यूनियन के, एक तो चेयरमैन होगी और एक होगा जो बाकी जो यूटीज बच गए, जो यूटीज बच गए जहां पर जो सेंट्रल है उनका राज चलता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हुए एक मेंबर चूज किया जाएगा सेंट्रल तरफ से, जो रिप्रेजेंट करेंगे जो बाकी यूटीज है उनको, जहां पर राज चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर। ठीक है। और बाकी बचे हमारे 31st मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। 28 स्टेट तुम्हारे ऐसे हैं जो हमारे स्टेट हैं, और 3 हमारी यूटी ऐसी है जिसकी खुद की गवर्नमेंट है। तो 31st स्टेट हो गए फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। तो एक मेंबर इनकी हर एक स्टेट से आएगा, और एक मेंबर आएगा गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जो बाकी बची यूटीज, हमारी 5 यूटी बची, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन आएगा, एक मेंबर आएगा सेंट्रल की तरफ से। तो टोटल मेंबर होंगे 33 मेंबर्स। ठीक है जी। तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट चूज वाइस प्रेसिडेंट अमंग देमसेल्फ। तो अपने में से एक जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको भी चूज करेंगे। वो एक चेयरमैन होगा, एक होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। मतलब कि जो यूटी बच की बाकी 5 यूटीज उनको रिप्रेजेंट करते हुए एक पर्सन आएगा थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा। बाकी बचे 28 स्टेट एंड 3 यूटी जिससे खुद का लेजिस्लेचर है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर आएगा। 31 मेंबर ये हो गए, तो 22 मेंबर्स ये हो गए, टोटल हो गए 33 मेंबर्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है कोरम, कि मतलब जब हमारी मीटिंग हो रही है उसमें हम डिसाइड कर रहे हैं तो कितने मेंबर्स में प्रेजेंट होने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ उसको वैलिड करने के लिए, जो हम डिसाइड कर रहे हैं उसको वैलिड करने के लिए। तो हाफ मेंबर, एग्जांपल 17 मेंबर, तो 17 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो काउंसिल जिसको डिसाइड करी है वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा सर। और डिसाइड करने के लिए आपको चाहिए होगी 75% मेजोरिटी, मतलब 75% वोट चाहिए होंगे फेवर के अंदर, तो ही डिसीजन को हम लागू करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे। और आपने इसका ध्यान रखना है कि जो स्टेट के मेंबर है वो 31st मेंबर है, और जो यूनियन के मेंबर है, जो सेंट्रल मेंबर है वो 2 मेंबर है। जो स्टेट के 31st वोट है, स्टेट के जो 31st वोट है वो रखते हैं वैल्यू 67% की, और जो सेंट्रल के 2 वोट हैं वो रखते हैं 33% की वैल्यू। अगर जो स्टेट है कोई टॉपिक पर कुछ पास करना है, कुछ डिसाइड करना है, और सारे स्टेट वाले ने हाँ बोल दिया, सारे स्टेट वाले ने हाँ बोल दिया, तब यूनियन वाले ने, सेंट्रल वाले ने ना बोल दिया, तो स्टेट वालों को 31 वोट की वैल्यू कितनी है? 67% है सर। और हमको पास करने के लिए चाहिए 75%। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ के बिना सबकी ना है सर, क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ नहीं करेगी तब तक कोई भी कुछ हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके 31st वोट की वैल्यू सिर्फ 67% है सर। 67% इनकी वैल्यू है। तो जो गवर्नमेंट के 2 वोट हैं इनकी वैल्यू 33% है सर। तो हमको कुछ पास करना है तो हमको 75% वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हम पास कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ होनी चाहिए, अदरवाइज सबकी ना हो जाएगी। ठीक है सर। एग्जाम्पल लीजिएगा कि 2 मेंबर हमारे यूनियन के हैं और 31 मेंबर हमारे स्टेट के हैं, सारे प्रेजेंट है और सारे वोट डाल रहे हैं सर। ठीक है। मैटर पुट किया गया काउंसिल के अंदर, और 2 यूनियन के जो थे वोट उन्होंने ना बोल दिया, तो 31 मेंबर थे स्टेट के, उन्होंने हाँ बोल दिया। अब हाँ बोल दिया उन्होंने, हमको चाहिए 75% फॉर टेकिंग द डिसीजन। तो स्टेट कितने थे? 31st में 31st मिले, इसकी वैल्यू है 67%। तो 67% वैल्यू हाँ आ गई, और हमारे जो सेंट्रल उसके मिले 0, तो 0 कितना हुआ इंटू 33%, 0% यहाँ पर हाँ मिली, तो उसको कितना मिली? 67% वोटिंग मिली। हमको चाहिए 75%। तो इट मीन्स नो डिसीजन अंटिल असेंट ऑफ द यूनियन 2 वोट्स 33% वैल्यू रखते हैं सर। तो 2 वोट है वो 33% की वैल्यू रखते हैं। मतलब जब तक यूनियन हाँ नहीं बोलेगी, जब तक सेंट्रल हाँ नहीं बोलेगी, तब तक ना रहेगी, किसी की हाँ हो नहीं सकती। ठीक है। ये आपने इतना लर्न नहीं करना, बस अपने जो उसके मेंबर लर्न कर लेने कितने नंबर होते हैं, अदरवाइज जो पोस्टिंग में बांटना है किसी पावर से नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि समझ में आए कि जब तक सेंट्रल की हाँ नहीं होगी तब तक किसी की हाँ नहीं होगी। ठीक है जी। तो जो जीएसटी काउंसिल है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? ये डिसाइड करती है कि टैक्स रेट क्या रहेगी, कौन सी गुड सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी, क्या थ्रेशोल्ड रहेगी कि किसको एग्जम्पशन देना है, किस पर एग्जम्पशन नहीं देना है,
कुछ डिस्प्यूट होगा तो उसको ऐसे रिजोल्व करेंगे, या फिर कौन से रूल्स या रेगुलेशन है उसके बारे में डिसाइड करेगी। तो ये सारे फंक्शन है डिसाइड करती है जो हमारी जीएसटी काउंसिल है। ये इंपोर्टेंट अगर हम पूछ सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन है जो जीएसटी काउंसिल परफॉर्म करती है। तो 5 फंक्शन आपने एग्जाम में लिख के आने सर। ओके ठीक है सर। देन हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दिस इज द स्टेट, दिस इज द स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, इसको स्पेशली ट्रीट किया गया है हमारे जीएसटी के अंदर। इन स्टेट को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है हमारे जीएसटी के अंदर। ये आपने देखा होगा कि जीएसटी की लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये क्या है सर? तो कुछ स्टेट ऐसे है जहां पे 10 लाख की लिमिट है, कुछ स्टेट ऐसे जहां पे 20 लाख की लिमिट है, कुछ स्टेट ऐसे जहां पे 40 लाख की लिमिट है। तो वैसे ये स्पेशल स्टेट है, इनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ऐसे कौन से स्टेट हैं? ऐसे 11 स्टेट हैं सर। ऐसे 11 स्टेट हैं तो सबसे अलग ट्रीटमेंट दिया गया है हमारे जीएसटी के अंदर। इसको हमें लर्न कर लेना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो 11 स्टेट कौन कौन से हैं सर, इनके बारे में बताएं। तो आपने इसको लर्न कर लेना है। तो आप कैसे लर्न करोगे? तो इसकी मेमोरी टेक्निक है, इसकी मेमोरी टेक्निक है एमटी मेमोरी टेक्निक है इसकी, एमटी नागमणि। एमटी नागमणि, एम से मतलब मिजोरम और टी से मतलब त्रिपुरा और नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर। एमटी नागमणि, एमटी नागमणि, एमटी से मतलब मिजोरम, टी से त्रिपुरा और नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर। एमटी नागमणि। तो फोर्थ आपके लर्न हो गए एमटी नागमणि। तो बाकी बचा आपका यूएसए जैम हिमाचल। यूएसए जैम हिमाचल, यूएसए की जो जैम है वो आप हिमाचल में बैठकर खा रहे हैं, हिमाचल की पहाड़ों में बैठकर आप खा रहे हैं यूएसए की जैम। यूएसए जैम हिमाचल बोलेगा, यूएसए जैम हिमाचल। तो यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश और जे से जम्मू एंड कश्मीर और ए से असम और एम से मेघालय और एच से हिमाचल। तो यूएसए जैम इन हिमाचल, यूएसए जैम हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जे से जम्मू एंड कश्मीर, ए से असम, एम से मेघालय, इन हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। एमटी नागमणि एंड यूएसए जैम हिमाचल, एमटी नागमणि, यूएसए जैम हिमाचल। इसको आपने सिर्फ लर्न कर लेना है और आने वाले बहुत चैप्टर में रेफरेंस आएगा और आप लाइफ में कभी नहीं बोलोगे, आपको रट जाएगा, पर एग्जाम में भी बचता रहेगा आपके कानों में यूएसए जैम हिमाचल, एमटी नागमणि, यूएसए जैम हिमाचल, एमटी नागमणि। आप इसको बिल्कुल भी नहीं बोलो, इसको आपने लर्न कर लेना है। आपको स्टडी में क्वेश्चन भी है ये। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है जी, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये तो गो थ्रू कर लीजिएगा। और आपने अगर आपने गूगल ड्राइव लिया है या आपने पेन ड्राइव लिया है तो आपका जो फोल्डर पाएगा क्वेश्चन आंसर लेक्चर का, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर है इसमें क्वेश्चन कवर कर रखे हैं मैंने, वो आपने देख लेना है। और फर्स्ट चैप्टर जो भी क्वेश्चन है आपने सारे कवर कर लेने हैं सर। वैसे ही आपको हर एक चैप्टर के उसमें जो क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है और आपने उस चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन आपने कवर कर लेने हैं उस लेक्चर के अंदर से। तो आपने अपनी जो आपको गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव मिल करके आपने उसको खोलना है, उसमें हमें देखना है कि लेक्चर फोल्डर में जाना है जहां पर क्वेश्चन आंसर लेक्चर मिले हुए हैं। तो लेक्चर में 1 देख लेना है जो फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर है, और आपने इस क्वेश्चन को आपने कवर कर लेना है, इस चैप्टर के सारे। तो सारे चैप्टर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है सर। तो गुड बाय दोस्तों, खुश रहे, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते हैं। गुड बाय दोस्तों।